आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव से ही बेटियों को न केवल सिर्फ उसका हक दिया जाता है, अपितु जीवन पर्यंत उसकी सेवा सहायता का भाव मन में रहता है। हम हर मौके पर हमारी लाडलियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, मगर जो बेटियों का हक खा जाए वो पाप और श्राप दोनों का भागी होता है। और यह बेशर्म आप मतलब आम आदमी पार्टी के पाप की गाथा की यह कहानी आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दुर्भाग्यवश और नॉर्थ इंडिया के अंदर कई राज्यों के अंदर जो जेंडर में सेक्स रेशियो है उसके अंदर फीमेल की संख्या बहुत कम है, और उसका एक कारण भ्रूण हत्या के तौर के ऊपर बच्चियों का भ्रूण हत्या हो जाती है। और कई ऐसे जगह के ऊपर बेशक हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में बच्चियों को, लड़कियों को बराबर का और आदर के भाव से देखा जाता था, लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसे परिवार जो बच्चियों को बोझ के तौर पे मानते हैं, दहेज के तौर के ऊपर दहेज देने और लेने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए वो लोग भ्रूण हत्या का सहारा करके जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो को खराब कर देते थे। इसको दूर करने के लिए शीला दीक्षित जी ने एक नई योजना को शुरुआत करी जिसकी चर्चा पूरे विश्व के अंदर हुई, और वो योजना का नाम लाडली योजना था। 1 जनवरी 2008 से शीला दीक्षित जी ने लाडली योजना एक नई सोच के साथ में योजना शुरू करी, और वो योजना ये थी कि अगर गरीब परिवारों के अंदर जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो 10,000 रुपए सीधे के सीधे उस परिवार के अंदर दे दिया जाता है। अगर घर में पैदा हुए तो 10,000 रुपए, और अगर हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में कहीं पैदा हुए तो 11,000 रुपए दिया जाता है। यह पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं था। यह दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बच्चियों की रक्षा करने के लिए एक शुरुआत करी। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही वो बच्ची पैदा होती थी उसके परिवार को दिया जाता था। फर्स्ट क्लास में एडमिशन जैसे ही लेते थे वो 5,000 रुपए उसके जमा हो जाते थे उसके पास में, उसको दे दिए जाते थे। 6th क्लास में 5,000 और दे दिए जाते थे। 9th में 5,000 और दे दिए जाते थे। 10वीं जैसे ही पास होता था 5,000 और दे दिए जाते थे, और 12वीं में एडमिशन मिलते ही 5,000 दे दिए जाते थे। और जैसे ही वो बच्ची 18 वर्ष की होती थी उस बच्ची को 1 लाख रुपया उस बच्ची के अकाउंट के अंदर सीधे के सीधे ट्रांसफर हो जाते थे। 1 लाख रुपया एक बच्ची को जैसे ही 18 वर्ष के अंदर के होती थी वो हो जाते थे। इस तरीके की स्कीम बनाई गई थी जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश के अंदर करी जाती थी, और दिल्ली की फ्लैगशिप स्कीम में से एक थी। आप सोचिए कि कितना सुंदर सोच श्रीमती शीला दीक्षित जी की उस वक्त रही होगी कि बच्चियों की रक्षा करने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए, जेंडर सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नई सोच वाली स्कीम को उस वक्त लागू किया। लेकिन आज इस स्कीम की क्या हालत है, इसकी रोशनी हम लोग आज आप लोगों के सामने लेकर के डालना चाहते हैं। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है, वहां से हम लोगों ने इसको निकाला है, और वो सीएजी की रिपोर्ट में आया है जो 14 में से एक सीएजी रिपोर्ट में ये है, लाडली स्कीम के बारे में खुलासा किया है सीएजी ने, जिसके ऊपर केजरीवाल बैठ गए, जिसको वो विधानसभा के अंदर पेश नहीं होने दे रहे। और ये इतनी महत्वपूर्ण बात को इसी वजह से ये लोग दबा रहे हैं। तो आज ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग ये आपको दिखाना चाहेंगे। तो जो हमारे साथी यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन शुरू करें। ये है आपके पाप, बच्चियों के साथ अन्याय। ये देखिए, ये 2008-9 में जब शुरू हुआ था, ये है रजिस्ट्रेशन एट बर्थ। जैसे इस स्कीम के 2 हिस्से थे
कि एक तो जैसे ही बच्ची पैदा हो उस वक्त रजिस्टर करके उसको पैसे दिए जाएं, और दूसरा ये था कि जो बच्चियां रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर अगर मान लीजिए उसको पैदा होने के टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो जैसे ही फर्स्ट क्लास या फिफ्थ क्लास में बच्ची वो जाती है उस टाइम के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन करा जा सके। तो ये रजिस्ट्रेशन एट बर्थ या बाद में रजिस्ट्रेशन, दो अलग अलग इसके अंदर तरीके से करा जाता था, और ये दोनों की स्लाइड्स हम दिखाएंगे। अभी इसको हम देखते हैं। ये 2008-9 में जब शुरुआत हुई तो उस वक्त 20,242 लोगों ने उसी साल रजिस्ट्रेशन कराया, जो बढ़ करके उसके बाद में 23,871 पहुंच गया। अब ये गिरते गिरते 2019 के अंदर आप देखिए ये 6,299 रह गए, और 2020-21 के अंदर जो सीएजी ने कहा ये मात्र 3,153 सिर्फ रह गया। आप देखिए कि कहां पे ये 23,000 था और कहां पर ये मात्र 3,153 रह गया है। ये बच्चियों के साथ में इन लोगों ने बच्चियों का हक छीना है। केजरीवाल सरकार ने जो स्कीम पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती थी उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन की निष्क्रियता इतनी है कि कहां पर जो है वो 23,000 और कहां पे 3,000, 7 गुना लगभग कम हो गया है। आप सोचिए 700% की गिरावट इसके अंदर आ गई है, जो कि शीला दीक्षित जी के समय के ऊपर पीक में था। ये आज स्थिति यहां पर इन लोगों ने कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएं। ये अब टोटल रजिस्ट्रेशन है। ये आप देखिए, जब हम लोग आखिर में 2013-14 में जब हम लोगों ने छोड़ा था उस वक्त टोटल रजिस्टर्ड जो है रजिस्ट्रेशन उस वर्ष 1,39,346 की थी। अब जो है कम होते होते ये 2020-21 के अंदर ये मात्र 43,415 रह गए हैं। उससे पहले साल में तो ये 30,880 केवल था। तो आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर तादाद लोगों की बढ़ रही है, तो ये बढ़ना चाहिए बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हर साल, लेकिन ये बढ़ने की जगह जो है ये इसके अंदर रजिस्ट्रेशन एट बर्थ में तो 7 गुना कम हुआ है, इसमें 3 गुना कम टोटल रजिस्ट्रेशन के अंदर लगभग हुआ है। तो ये लाडली स्कीम जो कि बच्चियों का हक जो हमारे दिल्ली के अंदर मिलना चाहिए उसका हक ये इस तरीके से छीन रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है, कैसी पार्टी है जो कहती है कि हम 2100 रुपए देंगे, आगे का प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन जो स्कीम अभी बच्चियों के लिए जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको नहीं दे रहे। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि आगे ये इस बात को के ऊपर खरे उतरेंगे जो प्रॉमिसेस इन्होंने की हैं कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे, जबकि बच्चियों को जो पैसा देना चाहिए उस स्कीम को भी ये लोग ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। आगे और बहुत चौंकाने वाली बात अभी मैं बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप आए। ये पूरा चार्ट है, इसकी कॉपी हम आपको देंगे। सीएजी ने इसके अंदर ये पाया है कि टोटल 3,20,272 बेनिफिशियरीज हैं। ये सबसे नीचे वाले राइट साइड पे सेकंड लास्ट कॉलम में सबसे लास्ट वाले रो पे देखिए, ये टोटल बेनिफिशियरीज 3,20,272 हैं। इनके 618 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है सरकार के पास में और ये इनसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। ये इन्होंने किसी ना किसी बहाने बच्चियों को 3,20,000 बच्चियों के पैसे सरकार के SBIL जो स्टेट बैंक की इंश्योरेंस लिमिटेड है जिसमें वो पैसा जमा हो जाता था जैसे ही बच्चा पैदा होता था। तो आप सोचिए सरकार के 3,20,000 बच्चियों के पैसे उन्होंने स्टेट बैंक के इंश्योरेंस लिमिटेड में जो कंपनी है जिसने इन बच्चों को पैसा देना है उसके अंदर पैसे जमा है 3,20,000 बच्चियों के, और उसके अंदर जो है वो पैसे उनको नहीं दिए जा रहे। जो सीएजी ने कहा है कि उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि दिसंबर 2022 में 8,84,000 बेनिफिशियरीज हैं टोटल। उस 8,84,000 एक्टिव बेनिफिशियरीज में से 3,20,000 बेनिफिशियरीज को पैसा नहीं दिया जा रहा, वो लोगों का टाइम खत्म हो गया और 618 करोड़ रुपए पड़े हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाला आप रो देखिए, हैरानी की बात यह है कि इसमें बेनिफिशियरीज जो हैं कौन कौन से हैं। ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जो 18 से 20 साल के हैं, ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जो 21 से 25 हैं, और लास्ट कॉलम है उसका जो 26 साल से भी ऊपर के बेनिफिशियरीज हैं। 18 साल की उम्र के बाद में पैसा मिल जाना चाहिए बच्चियों को, लेकिन 26 से भी ऊपर साल के
बच्चियां हैं जिनको अभी तक के पैसा नहीं मिला है, उनका पैसा पड़ा हुआ है लेकिन सरकार के द्वारा उनको दिया नहीं जा रहा है। तो ये सीएजी की जो रिपोर्ट है ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने सीएजी ने खुद ये जांच करके ये पाया है कि 618 करोड़ रुपया जो कि हमारा लगभग 3,20,000 बच्चियों का पैसा है वो अभी तक के इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। एक और सीएजी ने जो पाया है वो वृद्ध नागरिकों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चीज उन्होंने देख करके सरकार का पर्दाफाश किया है, जिस वजह से ये लोग इसको पेश नहीं कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स का एक सीनियर सिटीजन्स का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स ऑफ सीनियर सिटीजन का एक्ट श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 2007 में हमारी सरकार ने बनाया था, और उसका जो क्लॉज 19(1) है वो ये कहता है कि दिल्ली सरकार जो है वो एस्टैब्लिश करेगी इस तरीके से ओल्ड एज होम्स की, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ओल्ड एज होम होना चाहिए जिसमें कम से कम 150 सीनियर सिटीजन्स उसके अंदर जा सके। ये श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में 2007 में एक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, जिसका नाम था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। उसका क्लॉज 19(1) में फिर दोहराता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ओल्ड एज होम को उन्होंने कहा कि होना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि शीला दीक्षित जी की सरकार ने जब यह एक्ट पास किया, केंद्र सरकार से कहा कि आप हमें जमीन दीजिए। केंद्र सरकार ने 3 जगह के ऊपर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको जगह दी। ये इसमें स्लाइड में नहीं है, 3 जगह पे जगह दी। एक सरिता विहार में 780 स्क्वायर मीटर का 26 जुलाई 2013 को डीडीए ने जमीन दी डिपार्टमेंट को, और दूसरा 2 बीघा 10 बिस्वा छतरपुर के अंदर दिया गया, वहां पर ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई डिपार्टमेंट को, और तीसरा 1009 स्क्वायर मीटर गीता कॉलोनी के अंदर डीडीए ने दी। ये तीनों के तीनों का पोजेशन ले दिया गया, और ये तीनों के तीनों मई, जून, जुलाई 2013 में दिए गए, जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार राष्ट्र स्तर पे थी और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी की थी। दुख की बात यह है कि 2013 से लेकर के 2025 आ गया है, सीएजी ने यह पाया है कि वहां पर एक ईंट भी ओल्ड एज होम के लिए अभी तक के नहीं वहां पर रखा गया। जमीन वहां पर ले जाने के बावजूद, जमीन मिलने के बावजूद वहां पर सरकार के द्वारा एक ईंट भी नहीं वहां पे लगाया गया है। तो किस तरीके की यह सरकार है? बड़ी हैरानी और दुख की बात यह है कि जब ओल्ड एज होम का एक्ट हम लोगों ने 2007 में बना करके पास करा हुआ है, जमीन केंद्र सरकार से हम लोगों ने तीन जो है खाली प्लॉट्स लेकर के वहां पर हम लोगों ने दिए हुए हैं। तीनों के तीनों प्लॉट्स कांग्रेस के शासन काल के दौरान, जब केंद्र के अंदर हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, लेकर के दी गई, और वहां पर एक ईंट भी ये लोग ओल्ड एज होम सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं लगा पाए हैं। तो कितने शर्म की बात है कि किस प्रकार से ये सरकार अपने आप को सोशल वेलफेयर सरकार कहती है, जबकि हाथ में आई हुई जमीन भी और पैसा भी, रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वहां पर इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम लोग ये काम कर सकें। और अगर ये बात को आप जोड़ करके देखें, जैसे मैंने उस दिन सीएजी की रिपोर्ट जो हेल्थ के बारे में कहा कि 2007 से लेकर के 2015 के बीच में 15 हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज की जगह डीडीए ने और केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया 15, और उसमें से भी एक भी जगह के ऊपर ये लोग काम नहीं कर पाए, जो 2007 से 2015 के बीच में जगह खाली दी गई। तो ये दुख की बात यह है कि ये केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी करने के सरकार उस चक्कर में रहती है। लाडली योजना जो एक बहुत ही बेहतरीन योजना थी बच्चियों के लिए, उसको ये लोग किस तरीके से उन लोगों ने उसको डाउन द हिल, अगर आप ग्राफ देखें वाकई डाउन द हिल जाते हुए नजर आता है, उसको वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया। जो बच्चियों के पैसे जो हैं 3,20,000 बच्चियों के पैसे दबा करके बैठे हुए हैं, 600 से भी ज्यादा करोड़ रुपए वो उनको इनसे नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड एज होम के लिए 3 ओल्ड एज होम की जगह डीडीए ने दी हुई है, उसका कब्जा इनके पास में है, लेकिन वहां पे ओल्ड एज होम नहीं बनाया जा रहा है इनसे, जबकि एक्ट भी शीला दीक्षित जी की सरकार बना करके चली गई वहां पे। तो ये दुख की बात यह है कि ये केवल और केवल
आगे वायदे करते हैं, जो पुराने काम है उसके ऊपर इन्होंने जरा सा भी काम नहीं किया। और दिल्ली की जनता को हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, जो लोग केवल और केवल झूठी बातें करते हैं और जो काम करना होता है उसमें कहीं पर भी काम नहीं करते। धन्यवाद। Credit, actually there is no credit war, there is a blame game which is going on. Credit war takes place when something is done. Nothing is done in Delhi. It's only the blame game which is going on in Delhi because nothing is happening. So in order to deviate the attention, divert the attention of the people from their failures, what both the parties are doing, they are fighting against each other. And it is just an eyewash because nothing is happening in Delhi. So it's not a question of credit taking exercise. It is a blame game for not being able to do anything for the welfare of people of Delhi. जी देखिए, घोषणा पत्र हम लोगों का कल आ रहा है और बहुत ही सोच समझ करके और रियलिस्टिक घोषणा पत्र हम लोगों का है। और वो घोषणा पत्र जब आएगा तो आप लोग देखेंगे कि उसमें दो चीज़ों के साथ में जोड़ा हुआ है। एक तो जो हम लोगों ने पहले दिल्ली में किया है और जो हमारी सरकारों ने, राज्य सरकारों में, कांग्रेस की राज्य सरकारों ने करके दिखाया है। तो हम कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बोल रहे जो कि हम लोगों ने पहले किया नहीं या जो हम लोग कर नहीं सकते। जिस तरीके से ये लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, हम लोग वही बोलेंगे जो हमारी राज्य सरकारों ने, कांग्रेस ने अलग जगहों पे किया है, उसी को हम यहाँ पे अपने घोषणा पत्र में दोहराएंगे। हम आम आदमी पार्टी की तरह जो है, पंजाब वाले अभी भी 1000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले 1000 का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे 2100 की घोषणा कर दी। हम उस तरीके का काम नहीं करने वाले। बिल्कुल, देखिए, मैं उसके ऊपर नहीं कहूँगा। मेन बात हमारा इसके बारे में सीधे सीधे ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, सही मायने में क्यों, जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। हमारे लोकसभा में 100 हमारे लोकसभा के अंदर मेंबर्स हैं। तो जब 100 मेंबर्स जिसके लोकसभा में हैं वही बीजेपी के साथ में मुकाबला कर सकती है। आप जिसके 100 मेंबर्स हैं उसको कमजोर करके बीजेपी के साथ में मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस का रहना, कांग्रेस को मजबूती देना, एक धुरी मजबूत कांग्रेस के रूप में होनी बहुत जरूरी है। ये सारे हमारे अलायंस पार्टनर्स को भी समझना चाहिए। हाँ संजीव जी। देखिए, ये अटेंशन सीकर हैं और ऐसा जानबूझ करके कुछ बात करते हैं जिससे सारा ध्यान इनके ऊपर आए। लेकिन जो इन्होंने बात कही है बड़ी गंभीर बात है। अगर तो वाकई हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलाया है तो ये अफवाह जो केजरीवाल फैला रहे हैं ये भी बहुत सीरियस मैटर है। जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब होता है या जब दो मुल्क आपस में जब युद्ध में जाते हैं, जब इसी तरीके की अफवाहें फैलती हैं, अगर आप लोग, हमारे तो बचपन के दिनों में हमें याद है, लोग कहते थे कि भी ये पानी में जहर पाकिस्तान ने मिला दिया या ये हो गया वो हो गया। तो ये उस समय के इस तरीके के शगुफे और इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो जब मैं कहता हूं कि केजरीवाल एंटी नेशनल हैं, अगर ये बात अफवाह है, अगर ये बात झूठ है, तो वाकई में केजरीवाल एंटी नेशनल है।
और आज जो है मैं समझता हूं कि हम लोगों को इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि क्या वाकई में उसमें जहर मिलाया जा रहा है, और अगर जहर मिलाया जा रहा है तो हरियाणा सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन के बाकायदा ये लिखा हुआ है कि आप अफवाहें नहीं फैला सकते। तो हमारे आज जो लीगल टीम है ये इलेक्शन कमीशन के पास में जा रही है और कह रही है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए दोनों के ऊपर में से किसी एक के ऊपर, या तो बीजेपी के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर कि वो जहर मिला रहे हैं, या केजरीवाल के ऊपर कि वो अफवाह फैला रहे हैं। दोनों में से एक आदमी तो दोषी है। और आज दुख की बात यह है कि दिल्ली में जहां पर एक एक बूंद के लिए दिल्ली की जनता पानी को तरस रही है, वहां पर अगर इस तरीके की अफवाह फैले कि यहां पर हमारे पानी के अंदर जहर मिला हुआ है, तो आप किन लोगों की मदद कर रहे हैं? क्या आप बॉटलिंग प्लांट्स वालों की मदद कर रहे हैं? क्या आप जो है पानी जो बॉटल वाटर्स जो आते हैं, क्या आप उन लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं? तो ये भी सवाल उठता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये बीजेपी और केजरीवाल आपस में लड़ना छोड़ करके जांच करें और बताएं दिल्ली की जनता को प्रूफ के साथ में कि कैसे जहर उसमें हरियाणा की सरकार मिला रही है, और अगर नहीं मिला रही तो वो बताएं कि केजरीवाल क्यों अफवाह फैला रहे हैं। दोनों में से एक आदमी तो दोषी है ही इसके अंदर। देखिए, मैं इसमें जल बोर्ड के अधिकारी क्या कह रहे हैं, मैं तो एक बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क के अंदर मैंने कहा है कि दोनों में से एक तो गलत है। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।